नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए हम लोग जो है जनरल साइंस पोर्शन आपका जो है कवर करेंगे। और जो आपका जनरल साइंस पोर्शन है जो कि एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है आरआरबी एएलपी की। और देखिए जेई का भी जो है आपका आने वाला है, जो कि मेंशन किया गया था आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर में। और साथ में जो टेक्नीशियन है, तो इसमें देखिए जो आपका जनरल साइंस जो पोर्शन है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। तो हम लोग जो है आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये जो पोर्शन है आपका, आज हम लोग बायोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे। और देखिए ये जो है सीरीज आपका इसी तरीके से चलता ही रहेगा। आपका जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो है कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक से इम्पोर्टेंट जो भी हैं आपके पूछे गए थे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी हम लोग इसमें साथ साथ आपका कराते चलेंगे। और थ्योरी तो आपका रहेगा ही, क्वेश्चन भी आपका साथ साथ में हम कराते चलेंगे। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी इसके लिए लॉन्च किया हुआ है। और जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग जैसे कि जेई का, एलपी का और टेक्नीशियन का, तो देखिए इसमें जो आपका जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस जो पोर्शन है, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसका देखिए हम आपको जो है पूरा कंप्लीट तैयारी कराएंगे इनका। जनरल साइंस में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस जो है आपका, तो ये जो है पूरा कंप्लीट आपका कराया जाएगा। इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो हम आपको कराएंगे ही डिटेल में। इसके साथ में पीडीएफ भी जो है आपको इन सभी सब्जेक्ट का आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है आपका ओनली 249 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो, आपका जो भी रेलवे के एग्जामिनेशन आपके होने वाले होंगे। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपका, जो हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। और इसके साथ में देखिए अगर आप लोग पीडीएफ भी सिर्फ बाय करना चाहते हो, तो इसका भी जो है हमने बना दिया है। जैसे कि आपका बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इसके अलावा जो है आपका जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का है। तो सभी का हमने जो है अपडेटेड पीडीएफ बना दिया है आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी आपके सिलेबस हैं जो मेंशन किए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन सबको देखते हुए जो हमने वो सारे टॉपिक को इसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर आप लोग इनको पढ़ोगे आप लोग, तो इनसे भी जो है आपका अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। और जो लोग कोर्स में इनरोल रहेंगे तो उनको पीडीएफ तो आपको हम प्रोवाइड कर ही देंगे। तो हमने सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आपको इन सभी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए जो सेल है, तो इसका जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी है आपका स्टडी इसका हो गया। तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि सेल क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, और इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए जो सेल है, तो ये जो है हमारे लाइफ का एक बेसिक यूनिट होती है। और इसके साथ में हमारा जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट होता है, तो वो भी सेल ही है हमारा। अब देखिए सेल के बारे में आप लोग एक तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे, कि जैसे कोई मान लीजिए कि बिल्डिंग है, कोई घर है, तो उसमें जैसे बहुत सारे छोटे छोटे ईंट से मिल के बने हुए होते हैं, तो उसी तरीके से हमारा जो बॉडी है ना, तो वो भी जो है सेल से मिल के बना हुआ है। मतलब वो बहुत सारे सेल से मिल के हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ हुआ है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे आपको सबके बारे में स्टडी करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे कि बात करते हैं हम लोग कि जो सेल है, तो ये किससे मिलके बना हुआ है। तो देखिए जो सेल है हमारा, तो ये जो है लाइफ गिविंग सब्सटेंस, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म, ये उससे जो है ये मिलके बना हुआ है, जिसके अंदर में 99% प्रोटीन होती है। और इसके साथ में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी जो है इसके अंदर में ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो है मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे यहाँ से, कि जैसे सेल जो है आपका ये क्या है, ये किसने डिस्कवर किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स है जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं हम लोग सेल जो है आपका, तो ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा एग्जामिनेशन में। और ये जो है डिस्कवरी किया गया था 1665 में। और जो सेल है इसके अंदर में देखिए यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हो सेल का। तो ये सेल आपका दिया हुआ है, और सेल जितने भी होते हैं तो उसके एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है आपका। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसका जो खोज है वो किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा आता है। तो सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होती है उसका डिस्कवरी किया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि सेल जो है तो एक लाइफ गिविंग सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसका डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया? तो ये सेल्स के द्वारा किया गया हुआ है।
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स है, आप लोग इसको जो है याद रख लेना। अब यहाँ देखिए फिगर में आप यहाँ पे जैसे कि अब डायग्राम में आप देख सकते हो, ये आपका एक सेल है। सेल मतलब है बहुत सारे, इसके अंदर में न्यूक्लियस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे इस सब के बारे में। तो देखिए किस तरीके से जो है हमारा जैसे ऑर्गन बॉडी जो हो पार्ट्स है वो कैसे बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है हमारे शरीर का, तो वो है हमारा सेल्स है। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो सेल्स देखिए क्या होता है कि वो सिमिलर टाइप के ही होते हैं। तो सेम टाइप ऑफ जो सेल्स रहेंगे ना, तो उनसे मिल के बनता है टिश्यू। और टिश्यू देखिए बहुत तरह के होते हैं, तो सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यू मिल के बनता है ऑर्गन। और ऑर्गन भी देखिए बहुत सारे टाइप के ऑर्गन होते हैं, और उनको अगर मिलाया जाए सेवरल ऑर्गन मिल के अगर बनाएंगे तो वो बनता है फिर आपका उससे ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम में जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो जिसके एग्जाम्पल आप बात करते हो यहाँ पे ब्रेन या किडनी, तो ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसके बारे में समझेंगे सेल के रिगार्डिंग। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जो बिल्डिंग रहता है ना वो ब्रिक से मिलके बना रहता है, तो उसी तरीके से हमारा जो बॉडी है तो वो भी सेल से मिलके बना हुआ है। और यहाँ पे आप जैसे फिगर में आप एक डायग्राम देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू आपका एक एनिमल सेल का। एक्चुअली एनिमल किंगडम से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो ये सेल दिया हुआ है आपका, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो सेल का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेल देखिए ये जो है, अगर बात करते हैं एक मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर में। अब यहाँ पर एक थीन आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। आप यहाँ पे जैसे कि फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है आपका ये जो थीन लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन इसका। और बाकी देखिए जितने भी सेल जो होते हैं ना, तो उनके अंदर में एक सेंटर में एक जैसे न्यूक्लियस लोकेटेड है, उसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल टाइप का होती है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या है, इसके सेंटर में एक्चुअली ये लोकेटेड होती है। और ये जो न्यूक्लियस है ना, तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि बोला जाता है उनको साइटोप्लाज्म। तो जेली लाइक सब्सटेंस ये सारे जो है आपके जेली लाइक सब्सटेंस है। तो जेली लाइक सब्सटेंस जैसे इसके अंदर में रहते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहते हैं उनके अंदर में, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। तो ये सब होते हैं इनके अंदर में। तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान में रखते चलना है यहाँ पे। और देखिए जो यहाँ पे बात कहा था हमने आपको कि जो साइटोप्लाज्म है आपका, तो ये जो है एक तो आपका क्या होता है कि ये जेली लाइक सब्सटेंस तो होते ही है। और अगर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस अगर ये सबको मिला दिया जाए तो यही तो सेल पूरा कंस्टिट्यूएंट होता है ना, मतलब सेल पूरा मिल के बनता है आपका यहाँ पे। तो यही जो है लिविंग सब्सटेंस मतलब लाइफ गिविंग सब्सटेंस होते हैं, जो कि बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। जैसा कि हमने आपको बताया था यहाँ पे कि लाइफ गिविंग सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है। तो यही सब कांस्टेंट है सेल के। और सेल के अंदर में क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कि इसमें सेल और ग्रेलिज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये सब मिल जाते हैं तो आपका बन जाएगा यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बन जाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म। और इनके बाहर में एक मेम्ब्रेन होता है जिसे बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। तो ये सब पूरा स्ट्रक्चर बनाता है आपका एक सेल का। यहाँ पे पूरा फिगर में दिया हुआ है आपका यहाँ पे। और सेल कवर रहता है एक सेल मेम्ब्रेन से, जैसा कि हमने उसको पहले ही बताया था यहाँ पे। और जो आउटर लेयर जो रहता है ना, जैसे कि अगर बात करते हैं एनिमल सेल का तो वो आपका है ही यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग। लेकिन अगर प्लांट सेल में भी आउटर लेयर होती है तो उसको बोलाता है सेल वॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स है जो आपको याद रखनी है। अब भाई यहाँ पे हम लोग सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो न्यूक्लियस है आपका, सेल का जो न्यूक्लियस होता है तो वो जनरली स्फेरिकल शेप का होता है, जैसे कि हमने को पहले ही बताया था। और ये जो है सेल के सेंटर में लोकेटेड होती है। आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये सेल है आपका, तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस है आपका इसके अंदर में। और न्यूक्लियस जो है आपका, ये जैसे कि बाहर में क्या होते हैं कि जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं तो वो एक दूसरे से वो भी सेपरेटेड होते हैं। तो वहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है एक्चुअली जिसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना आपका, जो कि सेपरेशन है दोनों के बीच में, वो जो है पोरस नेचर का होता है। पोरस नेचर का होता है इसी कारण से जो है जो सब्सटेंस जो रहता है तो वो न्यूक्लियस से बाहर और बाहर अंदर होते रहते हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है कि पोरस नेचर के चलते ये जो है मटेरियल का जो मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म और इनसाइड जो न्यूक्लियस होता है वो आराम से होते रहते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और देखिए जो न्यूक्लियस है इसके अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि बोलते हैं हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं हम लोग। और क्रोमोजोम में ही जो है जैसे कि जीन होते हैं इनके अंदर में, और यही जो है इनहेरिटेंस का या फिर कैरेक्टर ट्रांसफर जब करते हैं ना पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जो बच्चे में या जो किड्स जो चाइल्ड होता है उसमें आते हैं, तो वो इसी के थ्रू ये आते हैं।
और इसके बाद देखिए जो न्यूक्लियस है, तो ये भी एक कंट्रोल सेंटर की तरह ये काम करता है। मतलब कि जो भी एक्टिविटी होता है ना सेल का, तो वो न्यूक्लियस के द्वारा ही किया जाता है। तो हमने यहाँ पे सेल के बारे में देख लिया। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। तो देखिए जो सेल है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकेरियोटिक सेल, यानी कि यूकेरियोट्स इसको बोला था यहाँ पे। तो दोनों को हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखिए इस प्रोकैरियोट किसको बोलाता है कि ऐसे सेल्स जिनका जो न्यूक्लियर मटेरियल जो रहता है ना, वो अगर बिना उनके न्यूक्लियर मेंबर के रहे, मतलब कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, जो कि मतलब उनको एक शेप देती है, जैसे कि स्फेरिकल शेप की होती है। तो वो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उनका एक शेप तो रहेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहे, न्यूक्लियस जो रहती है उसके न्यूक्लियर मेंबर अगर नहीं रहे, तो उनको बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं हम लोग। तो प्रोकैरियोट का सिंपल सा मीनिंग हो गया यहाँ पे कि ऐसे सेल्स कि जिनका जैसे कि न्यूक्लियर मटेरियल जो उनके अंदर में रहेगा ही, ये तो बात सही है यहाँ पे। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है तो वो एब्सेंट रहेगी, नहीं रहेगी इनके अंदर में, उनको बोलेंगे हम लोग प्रोकैरियोट। तो इसका एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया। अब यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल का देख सकते हो, यहाँ पे देखिए क्या स्फेरिकल शेप का नहीं है, मतलब इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो किसी भी शेप का ये हो सकता है। तो यही बात है यहाँ पर आई हुआ कि न्यूक्लियस जो रहेगा इसका प्रोकैरियोटिक का, इसका कोई वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर ये हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल शेप का, लेकिन इसका कोई भी शेप का ये हो सकता है। और जो डीएनए है जो इसके अंदर में, जैसे कि हमने आपको बताया था कि वो प्रेजेंट रहते हैं, और भी जो आपके सेल जो होते हैं एनिमल सेल, तो इसमें भी डीएनए प्रेजेंट तो रहेगा इसके अंदर में, लेकिन वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। और जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी होते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो ये सब चीज़ जो इसके अंदर में एब्सेंट होंगे, मतलब प्रेजेंट नहीं होंगे इसके अंदर। बाकी आपने जैसे देखा था कि एनिमल सेल में प्रेजेंट तो होते हैं यहाँ पे, लेकिन ये एब्सेंट रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देख लिया। अब हम लोग यूकेरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें मेनली डिफरेंस यही है, यूकेरियोटिक सेल जो रहेंगे तो इनके अंदर में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि न्यूक्लियस जो होते हैं उनको बाउंड करती है, तो ये इसमें प्रेजेंट रहेंगे। यानी कि प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर में। और इसके साथ में जो जैसे कि सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं यहाँ पे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये सभी प्रेजेंट रहेंगे इनके अंदर में। तो इसके एग्जाम्पल की देखिए अगर बात करते हैं तो उसमें आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लांट सेल, एनिमल सेल। ये जो है यूकेरियोटिक सेल कैटेगरी के अंदर में आते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी जैसे स्फेरिकल शेप का होता है, ये आपको ऑलरेडी हमने बताया था। आप यहाँ पे जो है पूरा एक क्रॉस सेक्शन व्यू भी देख सकते हो यहाँ पे, एक यूकेरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसके अंदर में जो है कोई इसका एक डिफिनिट शेप नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है प्रोकैरियोटिक के जो न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियस जो आपका यूकेरियोटिक सेल का, तो इसका एक स्फेरिकल टाइप का होती है। और बाकी आप और भी देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन जो है आपका, ये सारा चीज़ दिया हुआ फिगर में। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं सेल के रिगार्डिंग। तो देखिए अगर सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात किया जाए हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में, तो वो है आपका न्यूरॉन, या फिर जो नर्व सेल होता है, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। और लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, ये देखिए लंबा और ये चौड़ा, यहाँ पे लार्जेस्ट है, तो ये होता है ऑस्ट्रिच का। एक ऑस्ट्रिच का जो एक होता है तो एक लार्जेस्ट सेल का एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे अगर बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, तो ये है आपका पीपीएलओ। इसका देखिए फुल फॉर्म होता है प्यूरो न्यूमोनिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, या माइकोप्लाज्मा। अगला आपका है कि अगर ये तो आपने जैसे ओवरऑल सेल के बारे में बोला था लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट, यहाँ पे अगर ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो लार्जेस्ट जो ह्यूमन सेल है तो वो होता है ओवम। और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल की बात करें तो वो आपका हो जाएगा स्पर्म। और लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की बात करते हैं तो वो होता है आपका फाइबर ऑफ रेमी। तो ये इंपॉर्टेंट बिट्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। तो हमने यहाँ पे सेल के बारे में देख लिया और सेल के टाइप्स के बारे में देख लिया। अब आइए यहाँ पे हम लोग सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं। मतलब कि सेल जो है ये जैसे कि किस तरीके से ये होते हैं, कैसे होता है, इनका काम क्या कैसे होते हैं ये, और ये कैसे बनते हैं, तो ये सारा चीज़ सेल थ्योरी में दिया गया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेल का स्ट्रक्चर आपको दिया गया हुआ है। जैसे कि आपका न्यूक्लियस है, इसके बाद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं, फिर आपका इसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं। इसके अलावा जो है फिर सेल मेम्ब्रेन होगा जो कि रहता है प्रोटेक्शन के लिए। तो सेल जो है आपका थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी मतलब ये जो दिया गया था, तो ये दिया गया था सिल्ड्रिन एंड सिवान के द्वारा। तो सेल थ्योरी क्या करता है यहाँ पे कि देखिए जितने भी लिविंग सेल जो होते हैं ना, तो वो जो है एक या एक से अधिक सेल से ही मिलके वो बने हुए होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी लिविंग सेल्स है तो वो किससे, तो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर ही बने होते हैं। लेकिन देखिए जो थ्योरी दिया था इन्होंने सेल्ड्रिन एंड सिवान ने,
ये तो इन्होंने दे दिया था कि जैसे एक लिविंग सेल है तो वो किससे मिलके बना हुआ होता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन कर गया कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होती है, कि नया सेल कैसे बनेगा। तो ये जो इन्होंने नहीं दिया था सिल्टन सिवान ने, तो ये इनका ड्रॉबैक रहा था। फिर इसके बाद देखिए आए रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने थ्योरी दिया है इसके रिगार्डिंग कि जैसे नया सेल का ओरिजिनेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे जितने भी न्यू सेल जो है तो वो जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वो अराइज होंगे, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उसी से नए सेल की ही फॉर्मेशन होगी। तो ये दिया था रिजर्व वर्चो ने, और इसी के लिए जो है इनको देखिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था यहाँ पे। और बाकी देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट ये करनी है कि जैसे सेल थ्योरी जो है, तो जितने भी लिविंग सेल्स है तो वो सभी यही सेल्स थ्योरी को फॉलो करते हैं, मतलब कि नया सेल जो है पुराने नए सेल से एग्जिस्टिंग सेल से ही वो बनते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो वायरस जो होता है ना, तो ये नहीं करता, ये थ्योरी को फॉलो नहीं करता, यानी कि जितने लिविंग सेल सेल थ्योरी फॉलो करेगा एक्सेप्ट वायरस, वायरस जो है फुलफिल नहीं करता इसको। तो वायरस क्या है, तो ये देखिए कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग लिविंग के बीच में, यानी कि ये जो है होस्ट सेल जो होते हैं उनके जो लिविंग बॉडी जो होती है तो उन्हीं के अंदर भी ये रहते हैं। और ये जो है नॉन सेलुलर ये होते हैं, यानी कि इनके अंदर में कोई सेल नहीं होती है यहाँ पे, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी होते हैं जो कि एक्चुअली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और ये जो है बाहर नहीं, मतलब कि आउटसाइड बॉडी अगर रहे आपका तो ये नहीं रह पाएंगे, और ये अपने आप ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स है वायरस के रिगार्डिंग जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो देखिए सेल थ्योरी आपने यहाँ पे देख लिया, बस आपको उसमें यही याद रखना है कि सेल जो है किससे बनता है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मेनली जो सेल है आपका, तो दो मेन सेल होते हैं, एक प्लांट सेल दूसरा एनिमल सेल। तो इनके बीच में कंपैरिजन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में आपसे। तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपैरिजन से रिलेटेड वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कॉलम आपका दिया प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों का, तो सेल वॉल की बात करते हैं। तो देखिए सेल वॉल जो है जो कि आउटर जो का प्रोटेक्शन के लिए होती है ये। तो प्लांट सेल की बात करते हैं, देखिए प्लांट सेल के अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। लेकिन एनिमल सेल में देखिए सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होती है इनके अंदर में। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर आपका कि जैसे जो प्लांट सेल है, तो जो सेल वॉल सिंस इनके अंदर प्रेजेंट होती है यहाँ पे, तो वो जो है मिलते होते हैं किससे, सेलुलोज से मिलके बने हुए होते हैं, तो यानी कि इनसे ये बना होता है सेलुलोज से। फिर अगला देखिए वहीं पे और पॉइंट है आपका यहाँ पे कि जैसे कि अगर फंगी की बात करते हैं तो इसमें देखिए सेल वॉल जो रहता है ना, तो ये चिटिन से मिलकर बना होता है, और वो बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं तो ये ब्यूरिन से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है आपका, ये देखिए इंपॉर्टेंट बीट है यहाँ पे, लेकिन जो मेन आपका ये था। दूसरा पॉइंट है रिजर्व फूड का। तो देखिए प्लांट सेल के अंदर में जो रिजर्व फूड है तो वो है आपका स्टार, जो कि प्लास्टिड्स के अंदर भी स्टोर्ड होती है। और देखिए यही जो प्लास्टिड्स है ना, तो ये कलरिंग मतलब होते हैं ये, जैसे कि ये इसके 3 फॉर्म होते हैं इसके, एक होता है लिकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। तो लिकोप्लास्ट होता है इसके चलते कलरलेस होती है, अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसके चलते ग्रीन कलर होती है प्लांट के अंदर में, और क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर कोई भी हो सकता है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। तो ये प्लास्टिड प्रेजेंट होने के चलते ही जो है आप देखते हो कि प्लांट्स होते हैं उसमें कलर होते हैं, और जो है ग्रीन कलर होती है उनकी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग रिजर्व फूड की एनिमल सेल में, तो इनमें होती है ग्लाइकोजन। तो ये जो है लिवर के अंदर में यह स्टोर होती है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि प्लास्टिड जो है तो ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही ये पाए जाते हैं। तो अब देखिए प्लास्टिड जब एब्सेंट रहेगा तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल नहीं रहेगा, क्योंकि जिसमें प्लास्टिड होती है उन्हीं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए जो है एनिमल सेल अपना भोजन नहीं बना सकते हैं ये। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जो कि आरआरबी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए थे। तो क्वेश्चन देखिए है कि विच पार्ट ऑफ द सेल्स मेंशन्ड बिलो इज फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है कि कौन सा पार्ट है सेल्स का जो कि दिए गए प्लांट सेल में ही पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, अगर आपने अभी देखा होगा ध्यान से, तो क्वेश्चन आप लोग इजिली कर लोगे। दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए जो सेल वॉल है आपका, तो ये जो है सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल्स में ये नहीं होती है, जो कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे। तो क्या होगा, इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया आती है तो दोनों में ही पाए जाते हैं। अगला देखिए कि अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल वेयर फोकस्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, सो विच फीचर हेल्प द स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट द टू। अब जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल को जो है माइक्रोस्कोप के अंदर में फोकस किया गया, और यहाँ पे ये स्टडी किया गया कि इसमें से कौन सा एक ऐसा फीचर है जो कि स्टूडेंट को बताया जाए कि वो डिफरेंशिएट कर दे दोनों को। तो ऑप्शन देखो दिया हुआ है कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ हैव न्यूक्लियाई।
तो देखिए दोनों में न्यूक्लियाई होती है, तो बात सही है, इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे। अगला दिया हुआ है कि प्लांट सेल हैड सेल वॉल बट एनिमल सेल डिड नॉट। तो देखिए ये बात सही है कि प्लांट सेल के अंदर में जो है सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल के अंदर में नहीं है। तो यही जो है सबसे मेन डिफरेंस है दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया भी था। तो ये जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए एनिमल सेल आर सेल मेम्ब्रेन बट प्लांट सेल डिड नॉट। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन तो रहेगा ही, तो ये डिफ्रेंशिएशन तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। सेल लार्ज वैक्यूल बट प्लांट सेल डिड नॉट। तो ये जो है उल्टा ही दिया हुआ है आपका यहाँ पे। एक्चुअली में वैक्यूल जो है लार्ज होते हैं प्लांट में लेकिन इसमें नहीं। तो डिफ्रेंशिएशन जो बेस्ट है आपका वो ये है। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरीके से पूछे गए हुए हैं। और जो कंटेंट हमने आपको दिया हुआ है तो वो जो एग्जाम ओरिएंटेड ही है आपका। आप लोग जो है इनको अच्छे से कवर करोगे तो आपका देखिए क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। और एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे नोट करके, जो भी इंपॉर्टेंट बिट है वो आपको दे देते हैं यहाँ पे, कि जैसे सेल अगर मान लीजिए कि अगर वो बिना सेल वाल के है तो उनको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लास्ट हम लोग बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि सेल वाल जिसमें अगर सेल, अच्छा सेल जिसमें कि सेल वाल अगर नहीं रहे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज इज फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। यानी कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट जो है तो ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होती है। तो यही आपका क्या है राइट आंसर है। और बाकी देखिए एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये तो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब प्रेजेंट होते हैं दोनों में, लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट बाय एनिमल सेल में नहीं होती है। जो है डिफरेंशिएशन में हमने आपको यहाँ पे दिया बताया भी है। अगला देखिए दिया हुआ है प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो देखिए जो प्लांट का जो सेल वॉल जो रहता है ना तो वो मेनली किससे कंपोज यानी किससे बना हुआ होता है। तो देखिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है तो वो मेनली किससे बनता है, सेलुलोज से मिलकर बना रहता है। तो क्या होगा इसका जो है राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो ना क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे थ्योरी हमने आपको दिया हुआ है, आप अगर उनको अच्छे से कवर करोगे तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। एग्जामिनेशन में जो है आपको इन्हीं में से देखने को आपको मिलेंगे। फिर अगला डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे राइबोसोम की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए राइबोसोम जो है तो ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहेगा और ये एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट रहेंगे। अब देखिए जो राइबोसोम है तो ये एक तरीके से प्रोटीन फैक्ट्री होता है, यानी कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो वो राइबोसोम के अंदर में ही होती है। और राइबोसोम का जो डिस्कवरी है तो ये जी पलडे के द्वारा ये किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बिट है, आपको याद रखनी है। अगला देखिए है लाइजोसोम। तो देखिए जो लाइजोसोम है तो ये प्लांट सेल में ये प्रेजेंट रहता है और ये एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना डिफरेंसेस, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइबोसोम रहने के चलते होती क्या है यहाँ पे। तो लाइबोसोम जो है तो एक मेम्ब्रेन ब्राउन ऑर्गेनेली होता है जो कि ये बहुत सारे एनिमल सेल्स में ये पाया जाता है लेकिन मोस्टली प्लांट सेल्स में अभी आपको पाए जाएंगे ये। और इनको जो है डाइजेस्टिव बैग या फिर इनको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया हुआ है कि किसे जो है डाइजेस्टिव बैग या सुसाइड बैग बोला जाता है, तो वह है आपका लाइसोसोम। और इनको डाइजेस्टिव बैग या फिर सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए ये जो एक एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव बैग। लेकिन सुसाइड बैग किस नाम से इनको जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, क्योंकि देखिए ये जो है डाइजेस्ट करते समय ये कभी कभार होता है कि एंटायर सेल जो होते हैं ना उनको डाइजेस्ट कर जाता है। अब जाहिर सी बात है पूरे सेल जब जाहिर सी बात है तो वहाँ पे मौत तो हो ही जाएगा, तो इसलिए इनको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। फिर अगला देखिए पॉइंट है आपका डिफरेंशिएशन का, वह है सेंट्रोजोम। तो देखिए सेंट्रोजोम जो है तो ये प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा लेकिन ये जो है आपका एनिमल सेल में ये प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आप लोग ध्यान से देखना किस में प्रेजेंट है किस में प्रेजेंट नहीं है। अब आइए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो पूछा गया था आपके आरआरबी के कोई प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एटम बम। एटम बम या सुसाइडल बैग किसको बुलाता है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो लाइसोसोम है इसको बुलाता है सुसाइडल बैग या फिर एटम बम भी इसको बुलाता है। तो डी आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया हुआ है कि लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग बिकॉज। तो इनको जो है सुसाइडल बैग किस लिए बोला जाता है, क्योंकि देखिए ये जो होता है यहाँ पे कैटालाइटिक एक्टिविटी हाइड्रोलॉगिक पैरासाइटिक, ये जो है पैरासाइटिक एक्टिविटी इनके अंदर में जो होती है इसी के चलते होती है इनकी। नेक्स्ट देखिए अगला कंपैरिजन है आपका यहाँ पे प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में, कि देखिए जो प्लांट सेल है तो इनका साइज जो है तो ये लार्जर होती है, यानी कि ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है इनका प्लांट सेल का जो सेल जो होती है इनकी। और ये किस लिए होती है, क्योंकि देखिए इनके अंदर में जो वैक्यूल है ना तो वो प्रेजेंट होती है।
और साइज जो होता है इनका वो इसी के चलते होती है, वैक्यूल जो होते हैं बड़े होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा होता है इसके अंदर में, इसी के चलते जो प्लांट का जो सेल है तो वो बहुत ही ज़्यादा साइज का होता है और ये वेल डेवलप होती है। लेकिन वही एनिमल सेल्स की बात करते हैं हम लोग, तो एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज होती है, और जो वैक्यूल होती है इनके अंदर में वो बहुत ही छोटी होती है, या थी या एब्सेंट होते हैं, यानी कि होते ही नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना छोटा है, और ये जो है प्लांट सेल के अंदर में कितना बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, अगला आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो जाहिर सी बात है दोनों में ही रहेंगे, और इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बुलाते हैं। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट रहेंगे। और जो एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है तो इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने बात किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल बोला था, तो क्यों बोला था इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो पावर हाउस सेल इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी का जो है फॉर्मेशन होती है, और इसी के चलते ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो प्रोसेस है जैसे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये जो है इसके अंदर में होती है। और जो एटीपी जो फॉर्म होता है यहाँ पे इसके सरफेस होता है F0 पार्टिकल, जिसे ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये है आपका इसका रीजन। और जैसे कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है आपका क्लोरोप्लास्ट के चलते, और रेस्पिरेशन जो होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के चलते, वो सभी इसी के अंदर में ये पूरा प्रोसेस होती है। तो इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका दिया था कि प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस होती है और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस होती है। तो ये प्रक्रिया जैसे कि एनिमल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेशन होगा, ना कि फोटोसिंथेसिस। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये जो दिया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का दिया हुआ है पूरा, ये डीएनएस डीएस सर्कुलर डीएनएस 70s राइबोसोम इसका स्ट्रक्चर होती है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो पूछे गए हुए थे। क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज आर ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है आपका जिसको कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ट्रीट किया था विद इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम या ग्लाइकोलाइसोसोम दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये जो है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जो होते हैं आपके यहाँ पे, उसमें तो आपका ये जैसे कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन बस करना है आपको, क्योंकि देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका होता है डीएनएस 70s डीएनएस सर्कुलर आरएनए, ये स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो इस कारण से इसको बोलते हैं हम लोग। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जैसे सेल वॉल, ये एनिमल सेल या प्लांट सेल में दिया हुआ है, और एटीपी दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया फिर जीन में होती है। तो देखिए यहाँ पे सेल वॉल की बात करते हैं हम लोग, तो ये केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट आपका रहता है। तो यहाँ पे 1 का बी के साथ में मैच होगा, तो 1 का बी देखिए किस में दिया हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है आपका यहाँ पे। और बाकी एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी होती है। तो यहाँ पे 2 का ए यहाँ पे होगा, तो सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए आपका थ्योरी का अगर आपका अच्छे से क्लियरिटी रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे। अब भाई यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए इसके 2 टाइप होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन के नॉन अवेलेबिलिटी में हो उसको बोलते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ दिया हुआ है आपका, जैसे प्लांट और एनिमल सेल में ये जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखिए कॉमन जब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, मतलब कि जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन होती है तो वो प्लांट एनिमल सेल में डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर सिमिलरिटी जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है दोनों में कॉमन रहेगा, मतलब कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो यहाँ पे 36 और 38 एटीपी की फॉर्मेशन होती है, साथ में CO2 जो है आपका बाहर रिलीज होती है। लेकिन अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो प्लांट एनिमल दोनों अलग अलग टाइप की होती है। कैसे? प्लांट की बात करते हैं तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा प्लस एथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। और वहीं एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो इनमें देखिए 2 एटीपी रिलीज होगा, साथ में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होती है। तो इसी के चलते जो है फैटिगनेस होती है, यानी कि हमें थकावट महसूस होती है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे आपका दिया हुआ है इस सब के रिगार्डिंग, तो आप लोग याद रखना। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका इसी से रिलेटेड यहाँ पर है कि दैट इज रेस्पिरेशन is a process in which the organism produces energy in absence of oxygen। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से जो है आगे भी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे।